जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। अविनाश जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका पुस्तक पे। हाँ, गुड मॉर्निंग रजत। सर, आज की खबर तो अब ये है कि तीनों एक साथ मिल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप, जेलेंस्की और राष्ट्रपति पुतिन। तो इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है? और ये बैठक बिल्कुल पहली बार हो रही है, और वो भी यूएई में। तो इसका इम्पैक्ट कुछ देखते हो स्टॉक मार्केट पे और फाइनेंशियल मार्केट्स पे? नहीं, डेफिनेटली मीटिंग तो इम्पोर्टेंट है रजत, लेकिन इसमें से क्या निकलता है, क्या डिसीजंस होते हैं, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि देखिए, एक मीटिंग में तो पूरा मसला सॉल्व होगा ऐसा लगता नहीं है। रशिया यूक्रेन का मामला है, प्लस मेरे ख्याल से जो बातें होंगी वेदर वॉर को खत्म करने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए, अगर ऐसा कोई सिग्नल मिलता है तो बाजार में डेफिनेटली आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट करने का सिग्नल मिले तो तेल की कीमतों में थोड़ी सी गिरावट, आई मीन जो हो गई है वो रुक जाएगी। और मेरे ख्याल से प्राइसेस थोड़े स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं रशिया का जो सबसे बड़ा जो ट्रेड का सरप्लस आता है वो ऑयल से आता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अपने को वेट करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। अभी तो उन्होंने यूरोप के अगेंस्ट भी जो 10% ड्यूटी थी वो भी रिवर्स कर दी है। तो मार्केट उम्मीद लगा रहा है कि कहीं ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, बट आई थिंक ये कहना अभी डिफिकल्ट होगा कि ये मीटिंग से फाइनली कुछ सोल्यूशन आएगा। हो सकता है कि इस मीटिंग के बाद कुछ ज्यादा डेवलपमेंट ना हो और इसमें कोई नया सोल्यूशन ना निकले, तो मार्केट्स वापस थोड़े से डिसअपॉइंट हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से लेट अस वेट एंड वॉच। बट ओवरऑल डेफिनेटली ये मीटिंग तो इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं और उसके बाद बात तो ये है ना कि मीटिंग होगी आज और कल, और फिर इम्पैक्ट पड़ना है सोमवार को। सोमवार को भी फिर हमारी छुट्टी होगी गणतंत्र दिवस के मौके पर। हम सीधा फिर मंगलवार को खोलेंगे। तो सर, ये तो फिर हमको 2-3 दिन बहुत अगर कुछ ना निकला इस मीटिंग से और ऊपर से भड़क गया, आपस में भिड़ गए तीनों के तीनों, क्योंकि तीन मिल रहे हैं ना। बात तो यही है। तो उसका इम्पैक्ट फिर मंगलवार को पड़ेगा। स्ट्रेट अवे हमारे मार्केट्स मंगलवार खोलेंगे, और तब है मंथली एक्सपायरी। अभी बाजार पे आप क्या अप्रोच लेकर चल रहे हो? कि आपको लग रहा है कि मार्केट पे जो 2 दिन का जो पुल बैक आया वो काफी है, या फिर बजट से पहले भी और तेज हो सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, बजट के पहले तक कोई बड़ा सिग्निफिकेंट अपसाइड आएगा ऐसा तो लगता नहीं है। क्योंकि पहली बात तो देखिए, एफआईएस तो लगातार बेच रहे हैं, रुपया वीक हो चुका है। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि इस बजट में लोगों ने उम्मीद काफी कम रखी है, क्योंकि ज्यादा फिस्कल पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई रियायत या बड़े कंसेशन देने के लिए। गवर्नमेंट को डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन है कि कैपिटल मार्केट्स को लेके कोई ना कोई अनाउंसमेंट आए, या एक्सपोर्टर्स के लिए कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट्स आए। बट ओवरऑल मार्केट में सभी लोग कहते हैं कि कुछ नेगेटिव नहीं आया, तो वही सबसे बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल से बजट को आने दीजिए आराम से, क्योंकि अभी 4-5 दिन ही बाकी है। उसके बाद पता चलेगा कि गवर्नमेंट किस प्रकार का बजट प्रेजेंट करेगी। लेकिन जो नतीजों का सीजन है, मुझे लगता है कि वही 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 पे ज्यादा फोकस रहेगा। काफी कंपनीज ने अच्छे नंबर्स डिक्लेयर किए हैं, तो कहीं पे भी कमेंट्री अच्छी आती है, नंबर्स अच्छे आते हैं, तो वहां पे मेरे ख्याल से मार्केट्स का फोकस रहेगा। क्योंकि अभी तो अर्निंग सीजन बहुत जोर से चल रहा है, वहीं पे फोकस रहेगा। मेरे ख्याल से पिछले कल के दिन में जो टर्न अराउंड आया है मार्केट में, वो इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि अभी यूरोप पे वो थोड़ा सा स्लो जाएंगे। इमीडिएटली ग्रीनलैंड इशू पे ज्यादा एग्रेसिव नहीं होंगे। ये मार्केट्स को पसंद आया, क्योंकि इमीडिएटली कोई वॉर या कोई लड़ाई की सिग्नल अभी कम हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक रवैया ही ठीक ठाक रहेगा। तो बोल तो वो ये रहे हैं कि ग्रीनलैंड के ऊपर कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे, और ऊपर से अगर रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म होने का या फिर तनाव कम होने का भी सिग्नल मिलेगा, वो भी मार्केट के लिए पॉजिटिव है। साफ साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज आउट हो रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बात पे कितना विश्वास करें? क्या इस बार कर लें सर विश्वास? पिछले 1 साल से ट्रेड डील करना चाहते हैं, इस बार भी बोल चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भारत के साथ एक अच्छी और बड़ी ट्रेड डील जल्दी हो सकती है। ये विश्वास करने लायक बात है, या फिर बोल गए और उसके बाद फिर घर जाएंगे भूल जाएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, मार्केट तो डेटा के ऊपर मेरे ख्याल से बिलीव करता है। ये सारी बातें सुनने के लिए तो अच्छी है, लेकिन जब तक इसमें कोई एक्शन या एग्जीक्यूशन होता नहीं है रजत, तब तक कोई भी इसके ऊपर फेस वैल्यू पे भरोसा नहीं करेगा। मार्केट्स तो वैसे भी एविडेंस मांगते हैं। अगर कोई चीज होती है तो ही उसमें आपको एक अच्छा पुल बैक या अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। अभी तो फिलहाल मेरे ख्याल से सिर्फ न्यूज फ्लो पे ही मार्केट खेल रहा है। और जब तक ये चीज होती नहीं है, क्योंकि ट्रेड डील अभी लोग कह रहे हैं मार्च के बाद ही होगा, शायद मार्च के बाद ट्रम्प साहब इंडिया को आने वाले हैं, तभी ट्रेड डील होगी। तो मेरे ख्याल से देखिए, अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, और मार्केट्स में अभी तो फिलहाल कोई भी यूएस ट्रेड डील की एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर रहा है। मेरे ख्याल से अभी जो फोकस एरिया है वो बजट है। बजट में क्या आता है वो लोग पहले सोच रहे हैं।
ग्रेट। तो बजट में क्या आ सकता है सर जिससे बाजार खुश हो जाए? वित्त मंत्री के सामने बहुत बड़ी चुनौती है इस बार, और साफ तौर पे यही तो है कि हमारी तो ग्रोथ इंटैक्ट है, लेकिन दुनिया भर की जो देश हैं वही आपस में भिड़े पड़े हैं। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ टेरर है वो भी बाजार पे हावी है, इकोनॉमी पे हावी है। तो आप क्या समझते हैं वित्त मंत्री इस बजट में ऐसा क्या कर दें जो बाजार खुश हो जाए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए काफी चीजें तो उन्होंने ऑलरेडी बजट के पहले कर दी है। जीएसटी का कट हो चुका है, इंटरेस्ट कट हो चुका है। जो नॉर्मल सेक्टर है जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, रेलवे सेक्टर है, डिफेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो नॉर्मल स्पेंडिंग करती है वो करेगी। प्लस टैक्सेशन को लेके अगर पर्सनल टैक्सेशन पे कोई रियायत देते हैं तो मेरे ख्याल से वो भी एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल रहेगा। और कैपिटल मार्केट तो यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि कैपिटल गेन्स टैक्स में थोड़ी बढ़ोतरी मिले, 1 साल का पीरियड 2 साल हो। लेकिन ये सब एक्सपेक्टेशंस है, मेरे ख्याल से फाइनली हमको देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्योंकि इस बार हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफ़ी बढ़ चुका है, एक्सपोर्ट्स अंडर परफॉर्म कर चुके हैं। और ये 50% इम्पोर्ट ड्यूटी जो यूएस की है, उसको कहीं न कहीं डेफिनिटली हमारे एक्सपोर्टर्स को हर्ट कर रहा है। तो हो सकता है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ के लिए कोई ना कोई गवर्नमेंट कंसेशंस अनाउंस करे। तो ये पॉसिबिलिटीज है। तो मेरे ख्याल से देखिए बाकी तो मेरे ख्याल से बजट नॉर्मल होगा, क्योंकि इस बार फाइनेंस मिनिस्टर के पास बहुत कम लीवरेज है कोई बड़ी कंसेशन या रियायत देने की। आम आदमी को कुछ मिलेगा इस बजट में, या फिर जो पिछली बार 12 लाख आमदनी के ऊपर टैक्स माफी कर दी थी तो वो बस बहुत हो गया? उसके बाद जीएसटी 2.0 रिफॉर्म भी हो चुके हैं, तो आम आदमी के हाथ इस बार कुछ ऐसा है जो वित्त मंत्री दे सकती है, या फिर हम सोचें कि नहीं इस बार इतना स्कोप ही नहीं है? देखिए देखिए बजट में नॉर्मली मिडिल क्लास और आम आदमी को तब कंसेशंस मिलते हैं जब 1 साल रहता है इलेक्शन के लिए। अभी तो मेरे ख्याल से इलेक्शंस के लिए काफ़ी समय है रजत, और मुझे लगता है कि देखिए पिछले साल जो टैक्स कंसेशन दिया है, गवर्नमेंट उसी को पहले बताएगी कि हमने इतना काम किया है। तो मुझे लगता नहीं कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज़ आएगा, लेकिन अभी मार्केट में ये भी बात हो रही है कि शायद एक नया फॉर्म ऑफ टैक्सेशन आएगा, क्योंकि ऑलरेडी नया टैक्स तो लॉ तो अभी ऑब्वियसली अप्रैल 1 से शुरू हो जाएगा, बट दैट इज डायरेक्ट टैक्स कोड। बट अभी जो टैक्सेशन है वो हस्बैंड वाइफ को जॉइंट तरीके से अलग अलग टैक्स देने की रियायत मिलेगी। तो ये जॉइंट टैक्सेशन जो ग्लोबल कंट्रीज में होता है वो शायद यहाँ पे लॉन्च करे, बट ये भी पॉसिबिलिटी है। ये भी मार्केट रिपोर्ट से पता चला है, अभी होता है नहीं होता है ये हमको देखना पड़ेगा। अब मार्केट पे क्या अप्रोच रखें? और निचले स्तरों से 24,919 का लेवल टेस्ट करने के बाद मार्केट फिर से रीबाउंड हुई है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर ये देखो कि 1400 पॉइंट्स गिरने के बाद निचले स्तरों से एक रिकवरी है लगभग 400 पॉइंट्स की। तो क्या यहाँ से अभी तेज होंगे, या फिर अभी रुकी जाए और बजट ही देख लें फिर? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए 4-5 दिन बजट के पहले खरीदना कोई रीज़नेबली अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अभी तो जैसे मैंने कहा कि सिर्फ़ नतीजों का सीज़न पे ही इन्वेस्टर्स को फ़ोकस करना चाहिए। क्योंकि तीसरी तिमाही एक्सपेक्टेशन थी कि नंबर्स अच्छे आएँगे। काफ़ी कंपनीज़ ने नंबर्स तो अच्छे दिखाए, लेकिन जो लार्ज कैप कंपनी है उनमें अभी भी ग्रोथ थोड़ा कम है। जैसे कि हेवल हो गया, उसके बाद मैं पढ़ रहा था कि कोफॉर्ज के नंबर्स भी कोई इतने ख़ास आए नहीं हैं। तो कहीं न कहीं सिलेक्टिवली कंपनीज़ ने अच्छा किया है, लेकिन कई कंपनीज़ ने अंडर परफ़ॉर्म किया है। तो देखिए नंबर्स पे मेरे ख्याल से मार्केट्स की पहली नज़र रहेगी, और उसके बाद बजट में क्या आता है उसके ऊपर मार्केट फ़ोकस करेगा। तो कौन से सेक्टर्स पे आपको लगता है कि अर्निंग्स अच्छी आ सकती हैं और जहां पर शेयर्स पे नजर रखनी चाहिए? ये देखिए ऑटो है, ऑटो कंपोनेंट्स है, उसके बाद हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, हॉस्पिटल सेक्टर है। मुझे लगता है कि जो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर है जैसे केमिकल हो गया, वहाँ पे भी नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है। मेरे ख्याल से रियल एस्टेट में थोड़ी-सी सॉफ्टनेस है। उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो ज्वेलरी रिलेटेड सेक्टर है, क्योंकि सोने के क भाव इतने बढ़े हैं, तो क्लियरली कहीं न कहीं गोल्ड ज्वेलरी वाले स्टॉक्स थोड़े दबाव में रह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मोटा-मोटी डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स पे फोकस करिए। आईटी में भी मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी ग्रोथ आएगी, क्योंकि आईटी में अभी भी क्लियरली ग्रोथ विजिबल नहीं है, अभी भी इंडिया यूएस ट्रेड डील नहीं हुआ है, तो काफ़ी अटकलें हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स पे ही फोकस करना चाहिए। कुछ स्टॉक्स बता दीजिए सर, जहां पर नजर रखी जा सकती है, क्योंकि इसमें स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने ही मुश्किल हो रहे हैं कि कहाँ पर अर्निंग्स अच्छी डिलीवर करेंगी कंपनियां और जहां पर ग्रोथ बहुत स्ट्रांग देखने को मिल सकती है। नहीं देखिए, मेरे ख्याल से अगर अर्निंग्स की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा है, उसके बाद अशोक लेलैंड है, लार्सन एंड टूब्रो कैपिटल गुड्स में है। उसके बाद मुझे लगता है कि अगर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात करें तो लेमन ट्री है। इंडियन होटल्स भी काफ़ी पिटा हुआ है, यहाँ पे भी एक छोटी पोज़ीशन बना सकते हैं। आईटीसी होटल्स है।
तो क्लियरली मुझे लगता है कि ये सारे स्टॉक्स थोड़े से सेफ लगते हैं। मुझे लगता है कि जैसे-जैसे नंबर्स आएँगे, कमेंट्री आएगी, ग्रोथ ओरिएंटेड जो भी कमेंट्री मैनेजमेंट्स कहेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा आपको आपको देखने को मिलेगा। बट तब तक मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए क्योंकि बाज़ार वन साइड भागेगा नहीं। अभी भी रुपया वीक है, अभी भी एफआईआईज़ बेच रहे हैं और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि जब तक ओवरऑल एफआई का मूड पॉजिटिव बनता नहीं है, तब तक इंडियन मार्केट में इमीडिएट रिकवरी नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात हम कल भी बाज़ार में पहले तो बहुत अच्छा खोले थे, उसके बाद बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला। तो सस्टेनेबिलिटी आगे चल के बहुत इम्पोर्टेंट पर एक एसेट क्लास लगातार बढ़ता चला जा रहा है, वो है प्रेशियस मेटल्स। तो सोने और चांदी पे भी क्या आउटलुक है? कल फिर से रिकॉर्ड स्लो पे, इनफैक्ट आज रिकॉर्ड स्लो पे पहुंच गया है। 98.78 जो मेरे को दिखाई दे रहा है, और आज दिन का हाई लगाया 99.2। सिल्वर ने $100 प्रति आउंस के बेहद करीब पहुंच गई है सिल्वर। सर ऐसा क्या हो रहा है, और ये किस ट्रिगर के बलबूते गिरेगी? गिरेगी भी कि या फिर नहीं गिरेगी? हल्का डिप आता है, उसी में ही धड़ करके खरीद लेते हैं ट्रेडर्स। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए सोना-चांदी में इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि ग्लोबली मार्केट्स में अनसर्टेनिटी है और डोनाल्ड ट्रम्प साहब की मेहरबानी है कि सिल्वर और गोल्ड बढ़ रहा है। मेरे ख्याल से जिस दिन ये अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी, सब सॉल्यूशन आएगा, तब तक गोल्ड, सिल्वर में आपको बड़ी बिकवाली देखने को मिलेगी। सिल्वर कल थोड़ा-सा गिरा भी था, बट फिर भी मैं कहूँगा कि सिल्वर और गोल्ड में जो भी निवेशित है, थोड़ा-सा वेट करिए क्योंकि जब तक ये पूरा मार्केट सेटल नहीं होता है, जब तक अनसर्टेनिटी निकल नहीं जाती, तब तक सारे ट्रेडर्स जो है वो सिल्वर और गोल्ड पे ही फोकस करेंगे। मुझे लगता है कि कॉपर में भी डेफ़िनेटली विकल्प हिंदुस्तान कॉपर अच्छा लग रहा है। थोड़ा-सा करेक्ट हो चुका है, लेकिन कॉपर में भी हमको लगता है कि चांदी और सोने के बाद कॉपर में भी अच्छी तेज़ी रहेगी। तो नियर टर्म में तो मेटल्स में कोई गिरावट या कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज़ लगता नहीं। तो सर अर्निंग्स के बलबूते अक्सर कंपनियां नहीं चलती, कभी-कभी कैटलिस्ट आ जाता है कुछ और ही जिसको सोच नहीं रखा होता है। कुछ अर्निंग्स ऐसी टर्न अराउंड हुई थी क्या जिसके बलबूते हम कह सकते थे कि मेटल्स में तेजी बन रही है? मेटल्स में लोग बहुत ज्यादा ओवरवेट नहीं थे, ये अचानक से चढ़ने शुरू हो गए हैं। अब क्या कॉल है मेटल स्टॉक्स पे? नहीं देखिए, वैसे तो हिंडाल्को के नंबर आने वाले हैं, एल्यूमीनियम के प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो बेनिफिट तो मिलेगा हिंडाल्को को। रही बात टाटा स्टील की, तो टाटा स्टील ने भी बिज़नेस अपडेट अच्छा दिया था, उनके यूरोपियन ऑपरेशंस भी स्टेबलाइज़ होने की उम्मीद है। तो कहीं न कहीं देखिए नंबर आने दीजिए, वेदांता का भी नंबर अच्छा आएगा क्योंकि वेदांता में अभी फिलहाल तो कंसोलिडेटेड एंटिटी में सारी कंपनीज़ आती है, तो हिंदुस्तान ज़िंक में हमने नंबर देखे काफ़ी अच्छे आ गए। चांदी बढ़ने के कारण उनका भी प्रॉफिट बढ़ा है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेटल कंपनीज़ में नंबर्स भी अच्छे आएँगे क्योंकि देखिए मार्केट ऑलवेज़ थोड़ा-सा जल्दी सिग्नल को रीड करता है और डेफिनिटली नंबर्स Q3 के अच्छे आएँगे। ऑफ कोर्स कमेंट्री क्या आएगी और आगे क्या प्राइसेज़ का रवैया रहेगा, वो मेरे ख्याल से आपको इंडिविजुअल कंपनी के कॉन कॉल अटेंड करने के बाद ही पता चलेंगे। इंडिगो के नतीजे जो आए हैं बाजार बंद होने के बाद, वो आपको कैसे लगे? मैं एक बार नतीजे अपने व्यूज को बता दूं कि मुनाफा 77.6% घटा है एट 549 करोड़ रुपीस, ये फिगर आई है। और जो एबिटार है वो भी लगभग 5.5% घटा है, 7,043 करोड़ रुपए। एक एक्सेप्शनल घाटा है, कह रहे हैं 1,546 करोड़ रुपए का। सर आपकी राय इंडिगो के ऊपर? नहीं देखिए नंबर्स तो एक्सपेक्टेड लाइन पे है, कोई नेगेटिव सरप्राइज़ मुझे नहीं लगता है क्योंकि मार्केट ये मान के चल ही रहा था कि दिसंबर में ये जो प्रॉब्लम हो गया इनके साथ, उसी कारण से नंबर्स अच्छे नहीं आएँगे। बट मेरे ख्याल से देखिए आपको एक बात समझनी चाहिए कि इंडिगो सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर एयरलाइन है, 50% मार्केट शेयर एन्जॉय करता है, सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स इनके पास है। तो कहीं न कहीं मार्केट आगे का रनवे देखेगा कि जनवरी टू मार्च या अगले साल में कितना जल्दी वो अपने लॉस को रिकवर कर देता है। तो मेरे ख्याल से आज मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक में कोई भारी बिकवाली होगी, क्योंकि ये नंबर्स मोर और लेस मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था और आगे मुझे लगता है कम से कम जनवरी टू मार्च नहीं, बट अप्रैल से मुझे लगता है नॉर्मल-सी आएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई गिरावट आपको मिलती है, तो एक खरीदने का मौका समझना चाहिए क्योंकि बिज़नेस बहुत अच्छी तरह से वापस चल रहा है। अभी फ्लाइट्स भी टाइम पे उड़ रही है और मेरे ख्याल से देखिए सारी बातें जो अभी दिसंबर में हो गई है, ग्रेजुअली जैसे-जैसे नंबर्स अच्छे आएँगे, मार्केट्स पुरानी चीज़ों को भूल जाएगा और आगे फ्यूचर अर्निंग्स पे फोकस करेगा। सर रियल एस्टेट की अर्निंग्स कोई बहुत अच्छी नहीं आ रही। डीएलएफ मुनाफा 13.7% बढ़ा है, हालांकि 1,203 करोड़ रुपए। और लेकिन इसमें इनका एक्सेप्शनल घाटा जो है वो रिड्यूस हुआ है, 302 करोड़ रुपए से घटकर 60 करोड़ रुपए। आय 32% बढ़ी है, 2,020 करोड़ रुपए। अन्य आय का कंपोनेंट भी है जो 120% बढ़ा है। तो ये नतीजे आपको कैसे लग रहे हैं डीएलएफ के, और रियल एस्टेट स्टॉक्स स्पेसिफिकली डीएलएफ के ऊपर आपके? नहीं देखिए नंबर्स तो ठीक-ठाक है, अक्टूबर टू दिसंबर में थोड़ा-सा नरमीपन आया था रियल एस्टेट सेक्टर में और मुझे लगता है कि देखिए आगे आगे गवर्नमेंट ने भी कोशिश की है
बेसिकली रेट कट तो अनाउंस कर ही दिए हैं। और प्लस मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इन्वेंट्री की सेल हो गई है, डिस्पाइट चैलेंजिंग एनवायरनमेंट डीएलएफ ने एक ठीक-ठाक नंबर दिखाया। बेस भी बड़ा है इनका, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से 12-13% का ग्रोथ कोई खराब नहीं है। दूसरी कंपनी जो एनसीआर मार्केट में काम करती है, अनंतराज, उन्होंने बहुत अच्छे नंबर दिखाए। करीबन 30% का प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है, 144 करोड़ प्रॉफिट है इस क्वार्टर का। और मुझे लगता है कि इनके लिए सबसे अच्छी बात है कि रियल एस्टेट मार्केट के अलावा ये डेटा सेंटर के बिज़नेस में भी है। तो कहीं न कहीं देखिए मार्केट में सिलेक्टिवली आपको स्टॉक्स को देखना है। कहीं-कहीं कंपनी जैसे सोभा डेवलपर्स है, जो बैंगलोर बेस्ड है, उन्होंने बहुत खराब नंबर दिखाए। तो स्टॉक स्पेसिफिक ही मेरे ख्याल से रियल एस्टेट मार्केट में एक्शन देखने को मिलेगा। बट हाँ, ऑब्वियसली आने वाला साल सभी लोग होपफुल है कि रियल एस्टेट मार्केट में वापस अच्छी तेज़ी वापस आएगी। सर बैंकिंग स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए अभी? ये जो सेकेंड रन बैंक्स होते हैं जैसे कि बंधन बैंक, यहाँ पर भी मुनाफा लगभग 52% बढ़ा है बीती तिमाही में। एनआई 4% बढ़ी है बंधन बैंक की, और ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए रिड्यूस हो गई है, जो ऑलमोस्ट बहुत सारे बैंक्स के हुए हैं। ग्रॉस एनपीए की फिगर तो इनकी 5% से घटकर सीधा 3.33% दिखाई दे रही है क्वार्टर क्वार्टर। तो अभी आपको बंधन बैंक पे आपका व्यू, और पहले बड़े वाले चल गए और अब पीछे पीछे कैचअप कर रहे हैं ये छोटे वाले बैंक्स, तो इस पे बेट लगानी चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि देखिए कहीं न कहीं रजत, अगर आप बैंक्स का परफ़ॉर्मेंस देखें, तो एसेट क्वालिटी, बैलेंस शीट की हेल्थ को देखते हुए नंबर्स अच्छे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ग्रोथ इतना नहीं आया है, जितना मार्केट को उम्मीद थी। आई थिंक अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के नंबर देखें, एचडीएफसी बैंक देखें, तो कहीं न कहीं बड़े बैंक्स में थोड़ा-सा अंडर परफ़ॉर्मेंस देखने को मिला है प्रॉफिट ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो छोटे सरकारी बैंक्स हैं, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मैं नंबर देख रहा था, नंबर्स बहुत तगड़े हैं, यूनियन बैंक के नंबर्स अच्छे हैं। तो कहीं न कहीं देखिए प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा-सा अंडर परफॉर्मेंस आया है, लेकिन छोटे सरकारी बैंक्स काम अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको फ़ोकस करना चाहिए। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं शायद जनवरी टू मार्च के क्वार्टर में आपको ग्रोथ वापस देखने को मिलेगा। अक्टूबर टू दिसंबर में पूरा कंज़म्पशन का इफ़ेक्ट आया नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड था, आईसीआईसीआई बैंक भी नंबर्स ज़्यादा अच्छा दिखा नहीं पाया क्योंकि प्रोविजंस काफ़ी बड़ी थी। तो ओवरऑल जनवरी टू मार्च में उम्मीद है कि बैंकिंग अच्छा काम करेगा। और कहीं न कहीं देखिए अगर इकोनॉमी ग्रो करती है, तो बैंक्स को डेफिनिटली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सर एक बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे भी राय दे दीजिए, और एक बार इसकी प्राइस टू बुक देख के बता दीजिए कि क्या ये ओवर स्ट्रेच हो गया, या फिर अभी और भविष्य में अच्छी ग्रोथ कर सकता है, तो उसके कारण अभी स्टॉक मार्केट पे स्टॉक की डिमांड है। नहीं देखिए, एसबीआई के लिए तो अगर आप कोर बिज़नेस देखें तो इनलाइन ही ग्रोथ आएगा। बट अगर आप री-रेटिंग की बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि एसबीआई के पास बहुत सारे सब्सिडीज़ है जो वो अनलॉक कर सकता है। इनफैक्ट ऑलरेडी एसबीआई का जो म्यूचुअल फंड है, उनकी एएमसी है, उन्होंने कहा है कि वो इसकी वैल्यू अनलॉकिंग करेंगे। तो कहीं न कहीं मार्केट को उम्मीद है कि बहुत सारी ऐसी सब्सिडीज़ है जहाँ पे वो अपना अनलॉकिंग कर सकते हैं। तो वो अगर प्रोसेस जल्दी होता है रजत, तो आपको इमीडिएटली री-रेटिंग देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ ज़्यादातर ये कंसोलिडेशन में ही प्रोसेस स्टॉक चल रहा है। मेरे ख्याल से थोड़ा-सा नंबर्स आने दीजिए, उसके बाद जनवरी टू मार्च का पूरा साल का नंबर आने के बाद ही यहाँ पे अच्छा एक अप ट्रेंड देखने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में निचले स्रोत से खरीदारी शुरू हुई है बजट से पहले, और जो रिजल्ट्स डिलीवर हुए हैं कल बाजार बंद होने के बाद, वो है अदानी एनर्जी और अदानी टोटल गैस। अदानी एनर्जी सिंगल डिजिट प्रॉफिट ग्रोथ है 3.5% की तिमाही दर तिमाही, और वायन वाय बेसिस पे अदानी टोटल गैस लगभग 11.4% मुनाफा बढ़ा है। और ओवरऑल कल हमने सब चलते देखा, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पार। इस ग्रुप के स्टॉक्स पे भी क्या करना चाहिए? नहीं देखिए, नंबर्स तो ठीक-ठाक है। देखिए ये नंबर्स देख के मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी रे-रेटिंग होगी। 3% ग्रोथ जो अडानी एनर्जी का है या 11% अडानी टोटल गैस का है, इससे कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा लगता नहीं है। बट हाँ, अडानी पोर्ट्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और ज़्यादातर बजट के पहले नॉर्मली ये स्टॉक्स इसलिए चलते हैं क्योंकि मार्केट को उम्मीद है कि इनके जो सेक्टर्स में ये काम करते हैं, वहाँ पे हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई बड़ी कंसेशन या रियायत अनाउंस करे। मेरे ख्याल से देखिए जब तक बजट आता नहीं है तब तक कहना मुश्किल है कि एक्चुअली क्या आएगा। बट सिंस ये सारे कोर सेक्टर में काम करते हैं, तो अनुमान है कि डेफिनिटली इनको कहीं न कहीं थोड़ा-सा बेनिफिट मिलेगा। बट नंबर्स के हिसाब से प्योरली अगर आप कहें रजत, तो मुझे नहीं लगता है अडानी एनर्जी में कोई बड़ी ग्रोथ आई है। अडानी टोटल गैस में भी कोई बड़ी ग्रोथ आई है, क्योंकि 10-11% का प्रॉफिट ग्रोथ अडानी ग्रुप की कंपनी में आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और मैं बता दूं कि मार्केट कल तो एकदम से 132 पॉइंट्स
ऊपर चला गया था। इस इनफैक्ट शुरू शुरू में जब बाजार ओपन हुआ था तो इससे भी ज्यादा धाकड़ चाल देखने को मिली थी। और कल के दिन का जो हाई निफ्टी ने लगाया वो था 25,435, और उसके बाद दे दनादन नीचे बिकवाली शुरू हो गई थी। 25,168 के लेवल पे क्लोज हुए थे, के का लो छूने के बाद फिर रिकवरी देखने को मिली थी 11 बजे के आसपास। तो ये है ट्रेडिंग सेटअप आपकी स्क्रीन पे, और उसमें साफ पता लग रहा है कि 25,150 के लेवल को बाजार बचाने की कोशिश करेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय संकेत पॉजिटिव साइड पे है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा, और गिफ्ट निफ्टी में इसलिए रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि अब आप धीरे धीरे करके एक्सपायरी की तरफ अप्रोच कर जाओगे आज। और फिर एक आज का सेशन हुआ, फ्राइडे का सेशन, और उसके बाद फिर मंगलवार को है मंथली एक्सपायरी। उससे पहले बाजार रहेगा कॉशियस। और फिर हम बार बार यही बोल रहे हैं कि बजट आने में मात्र 5 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं, ट्रेडिंग डेज, और उसके कारण भी बाजार कहीं ना कहीं फंसा फंसा नजर आएगा। लेकिन हाँ, सरेंडर नहीं किया इस बार। 24,919 का लो लगाने के बाद बाजार ने निचले स्तर से दिखाई है रिकवरी। तो देखते हैं कि आज कैसे पैन आउट होते हैं। बड़ी पोजीशन तो नहीं लेके जाएंगे ट्रेडर्स आज के सत्र में भी, क्योंकि एक लंबे वीकेंड में चले जाएंगे हम। लेकिन बाजार सरेंडर नहीं हो रहा है अभी फिलहाल। और प्रफुल्ल ठाकरे जी हमारे जो व्यूअर हैं वो बोल रहे हैं कि अगर बजट तक 25,600 की क्लोजिंग नहीं आई तो वो बहुत क्वांटिटी में पुट उठा लेंगे। सर कोई बहुत अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट आ गई हाथ बजट में, तो इन लेवल से बाजार की गिरने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और कहां तक नीचे जा सकता है मार्केट? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, जैसे आपके इन्वेस्टर ने कहा कि 25,000 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो टूटता है और वो सस्टेन नहीं होता है तो लास्ट सपोर्ट मुझे लगता है 24,900 है। ये लेवल अगर मार्केट सस्टेन नहीं करता है तो भारी बिकवाली आ सकती है। तो ऑब्वियसली बजट में अगर मान के चलिए कुछ ही भी नहीं आया और एक न्यूट्रल जैसा बजट आता है तो मार्केट डेफिनेटली इसको नेगेटिव समझेगा, और हो सकता है कि थोड़ा सा और सेल ऑफ आपको देखने को मिले। व्यूअर्स की तरफ से चलते हैं, बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हैं वो आपसे। बीसीसीएल का टारगेट बताइए। तो अभी भी लिस्ट हुई है, लेकिन निहार कुमार जी पूछ रहे हैं कि भारत कोकिंग कोल अभी आपको कैसे लगती है पोस्ट लिस्टिंग? नहीं, देखिए, भारत कोकिंग कोल करंट लेवल पे तो अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन नजरिया आपका साल डेढ़ साल होना चाहिए। ये कोई शॉर्ट टर्म वाला स्टॉक नहीं है, और मेरे ख्याल से पब्लिक इशू के प्राइस से तो बहुत अच्छी खासी कमाई लोगों की हो गई है। तो मुझे लगता है कि साल डेढ़ साल का नजरिया है तो अच्छा पैसा बनेगा, बट अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है तो उसको अवॉइड करें। सर्कल इटर्नल के नतीजे कैसे लगे थे जब आए थे? तो स्टॉक तो बहुत ऊपर गया था, सीएलएसए ने बोल दिया था 500 प्लस का टारगेट दे रहे हैं, लेकिन स्टॉक ठुस हो गया, ऊपर जाते ही एकदम से बिकवाली हो गई इटर्नल के स्टॉक में, और साथ साथ स्विगी भी गिर गया था कल तो। ये देखिए, मेरे ख्याल से वोलेटिलिटी इन स्टॉक्स में बहुत ज्यादा है। मेरा तो मानना है कि देखिए, ये सब स्टॉक्स में वही निवेश करे जो डेढ़ दो साल का नजरिया रखते हैं। शॉर्ट टर्म में तो मेरे ख्याल से वोलेटिलिटी होने के कारण कहना मुश्किल है, क्योंकि कल 10% ऊपर था, बाद में नेगेटिव क्लोज हो गया। और ऊपर से यहाँ पे हमने सुना है कि जो दीपिंदर गोयल है, जो उनके एमडी थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। तो मार्केट्स अभी सारे इन डेवलपमेंट्स को पचा रहा है। मेरे ख्याल से मार्केट्स को पता नहीं आगे कैसे होगा, बट ओवरऑल जो स्पेस है वो कॉम्पिटिटिव हो रहा है। जेप्टो का भी पब्लिक इशू आ रहा है, उसके बाद काफी नए प्लेयर्स आ रहे हैं। ऑब्वियसली इसमें क्या है कि कैश बर्न अभी भी जोमेटो का काफी बड़ा है। इनफैक्ट आप अगर उनके नंबर देखे तो मैं देख रहा था कि अदर इनकम से ही ज्यादातर प्रॉफिट आई है। उनके ऑपरेशनल नंबर्स अभी भी इतने कुछ इंप्रूव नहीं हो चुके। तो देखिए, अदर इनकम को अगर हम डिस्काउंट करें तो नॉर्मली अदर इनकम को मार्केट ज्यादा अहमियत देता नहीं है। तो आई थिंक वो बात का भी ध्यान रखें कि ये कम से कम डेढ़ दो साल वाले पकड़ने वाले स्टॉक्स है। शॉर्ट टर्म में तो ये वोलेटिलिटी चलती रहेगी। ओके, तो अभी बस मार्केट ओपन ही होने वाली है, और वो जो पहले टिक्स आएंगे वो सिल्वर और गोल्ड के ऊपर आएंगे, तो वो भी आप देख लीजिए। क्योंकि आज जो चांदी है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $99 प्रति आउंस पे चली गई है, $100 प्रति आउंस पे टच करने वाली है। और एक झटका लगा था ऊपरी स्तरों पर, लपक लिया ट्रेडर्स ने निचले स्तरों से। नहीं गिरने दे रहे भैया चांदी और सोने को। और सोना जो है वो पहली बार इतिहास में 4,943 का लेवल दिखा रहा है। आज के दिन का हाई है 4,967। तो तगड़ी चाल, अब तो $5,000 प्रति आउंस के आसपास भी पहुंचने की कोशिश कर रहा है। और आज जैसे ही एमसीएक्स पर चांदी खुलेगी, वैसे ही आप ये समझिए फिर से 2.5% का गैप अप, यानी कि फिर से वही 9-10 हजार रुपए का जो मूव है वो फिर से मिलता हुआ नजर आएगा चांदी में। सर चांदी में जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनकी तो हो गई बल्ले बल्ले। क्या आपने ये सोचा था कि ये जो है चांदी, ये 3,30,728 का लेवल छू लेगी 2026 में स्टार्ट में ही? और आज तो ऐसा लग रहा है कि एक बार 3,40,000 के पार भी हो सकती है। तो अब क्या करें निवेशक इन लेवल्स पे? जी, मेरे ख्याल से देखिए, चांदी में तो अभी कहना मुश्किल है, बट एक बात तो क्लियर है कि चांदी का अप ट्रेंड तब तक चलेगा जब तक मार्केट में अनसर्टेनिटी रहेंगी, और जब तक डोनाल्ड ट्रंप साहब की मेहरबानी है तब तक ही चलेगा।
जिस दिन क्लैरिटी आएगी तब तक मेरे ख्याल से उसके बाद आपको बिकवाली देखने को मिलेगी। आपने बोला कि ये जो मीटिंग होने वाली है यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर पुतिन और डोनाल्ड ट्रम्प का, अगर यहाँ पे मान के चलिए कि कुछ एग्रीमेंट होता है या कुछ सोल्यूशन होता है, तो आपको इमीडिएटली गोल्ड सिल्वर में बिकवाली देखने को मिलेगी, क्योंकि अनसर्टेनिटी ही एक मेन कारण है जिससे ये मेटल्स बढ़े। अगर ये अनसर्टेनिटी खत्म होती है तो उसी दिन से मेरे ख्याल से बिकवाली शुरू हो जाएगी। तो आई थिंक सिल्वर में जिसने भी पैसा बनाया थोड़ा सा मुनाफा वसूल करे, उसके बाद ही आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि गिरेगा भी उतनी ही तेजी से। 8-8, 10-10, 20-20 हजार रुपए तो आम बात हो गई है रोज की। और आज भी जैसी ओपनिंग होगी, बस 2 मिनट रह गए हैं, चांदी जब ओपन होगी तो हो सकता है कि एकदम से गैप अप 10 हजार का मार दे। तो आज भी बहुत बहुत मुबारक, जब तक है ट्रेंड तब तक ठीक। और सुना तो था लेकिन देखा अब है कि जब एक कमोडिटी मल्टी ईयर ट्रेंड में आ जाती है तो उसमें रोज दिन दनादन खरीदारी होनी शुरू हो जाती है, और वो जैसे कहते हैं ना कि अफलातून चाल वो बनती हुई नजर आती है। और वन वे ट्रैक पे ऊपर चांदी ऊपर जाई जा रही है, और इक्विटी मार्केट में जो पेच है वो बुरी तरीके से फंसा हुआ है। तो इस तरीके की मार्केट फिर से देखने को मिलेगी आज प्रेशियस मेटल्स के ऊपर। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो दाव लगा हुआ है, स्पेसिफिकली चांदी पे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी अभी 2.5% ऊपर है। गोल्ड में कोई उतनी महाशक्ति नहीं बन रही, लेकिन चांदी पे फोकस फिर से आया हुआ है। तो देखते हैं आज घरेलू बाजार पे क्या लेवल्स आते हैं। ऐसा लग रहा है कि फिर से रिकॉर्ड हाई लेवल्स को मीट करती हुई नजर आएगी चांदी। तो आज फिर से एक नया रिकॉर्ड लगाने की पूरी पूरी संभावना ओपनिंग टिक्स में चांदी पे है। तो जो ओवरनाइट कैरी करके गया है उसकी हो गई बल्ले बल्ले। अभी बस टिक्स आने वाले होंगे और वो लाइव आपके स्क्रीन पे बिस्तक पे दिखाई देंगे। सर, एचएएल पे क्या करें, ये सवाल हमारे पास आ रहा है। और डिफेंस में आपको लगता है सरकार एलोकेशन बढ़ा देगी इस बजट में? एचएएल खरीद है मनोज शर्मा जी की 5500 के भाव की, और कह रहे हैं कि 6 मंथ का टारगेट आप क्या लेकर चल रहे हो? इन्होंने बहुत ऊपरी लेवल पे स्टॉक खरीदा है रजत। मैं कहूंगा कि पहले तो जब आप खरीदते हो तभी आपको एक ऑप्टिमम एंट्री प्राइस पे एंटर करना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया साल भर का है तो ये होल्ड कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो एवरेज करिए। लेकिन 6 महीना में मुझे नहीं लगता है कि डिफेंस के सेक्टर में अगर कोई बड़ा अनाउंसमेंट भी आता है तो इसमें इमीडिएटली इनको गेन मिलेगा। तो मेरे ख्याल से लंबी अवधि रखिए। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी अपसाइड आएगी, और डिफेंस बजट को लेकर जरूर अनुमान है कि इस बार भी डिफेंस बजट इंक्रीज होगा। अभी तो काफी ऑर्डर्स रेगुलरली गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है। तो अगले साल 1.5 साल का नजरिया है तो ख्याल में जरूर एक अच्छा पैसा बनेगा, बट शॉर्ट टर्म में इस लेवल के प्राइस पे मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी अपसाइड आएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से निवेशक को थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर ऊपरी प्राइस पे लिया है तो टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखना है। मेरे तो सर व्हाट्सएप मैसेजेस बजने शुरू हो गए हैं जैसे ये टिक्स आने शुरू होते हैं ना चांदी के। आज तक आजकल तो सारे ब्रोकिंग हाउसेस के व्हाट्सएप मैसेजेस बजने शुरू हो जाते हैं। रिकॉर्ड हाई लेवल्स चांदी एमसीएक्स ओपनिंग टिक्स जो हुए वो अब 3,36,700 प्रति किलो। बहुत स्ट्रांग मूव है। आज के सत्र में भी लगभग 3% का उछाल घरेलू बाजार में चांदी पे देखने को मिल रहा है। और ऑलमोस्ट 3,40,000 पे पहुंच गई थी। आज के दिन का आई है 339,927। और वहां से थोड़ा सा अभी ऊपर जाके मामला अटका है। लेकिन ये लेवल्स भी 3,36,700 के लेवल हमने इतिहास में पहली बार आते देखे हैं। और 3,40,000 के बेहद करीब चांदी पहुंच गई है अब। और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी तेज, और घरेलू बाजार में आज सीधा कीमतें एकदम से ओपनिंग टिक्स में 9,000 रुपए प्रति किलो ऊपर है। तो चांदी में ओपनिंग टिक्स में बहुत तगड़े रिटर्न मिलते हुए नजर आए। और सोना जो है उसकी ओपनिंग भी देख लेते हैं, वो 2,160 पॉइंट्स, 2,000 रुपए महंगा हो गया सोना आज ओपनिंग में ही। और 1,58,500 के पार निकलता हुआ नजर आया है। तो दोनों ही एसेट क्लासेस गोल्ड और चांदी एक बार फिर से रिकॉर्ड हाई मारती हुई एमसीएक्स पर। तो अब इक्विटी मार्केट को कैसे देखें, बिल्कुल इनवर्स रिलेशन होता है। तो आज इक्विटी मार्केट से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है नहीं। सोना चांदी सारी लाइमलाइट ले गए हैं वहां पर, वो लाइमलाइट उन्हीं के ऊपर है। सोना चांदी आज के सत्र में फोकस में रहने वाले हैं। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि ट्रंप, जेलेंस्की और पुतिन की बैठक आज है यूएई में। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि तीनों एक साथ बैठक करने जा रहे हैं। तो उसका असर आज ग्लोबली पड़ेगा, प्रेशियस मेटल्स पे भी, इक्विटी मार्केट पे भी। तो थोड़ा धैर्य रखें, जिनके पास है चांदी सोना वो तो ठीक, लेकिन अब इन लेवल्स पे फ्रेश पोजीशंस बनानी कोई भी एडवाइस नहीं कर रहा है। सर, एक आखिरी सवाल सुधीर जी पूछ रहे हैं, ऑटो सेक्टर से एक सवाल है। हीरो मोटोकॉर्प 4,900 बता रहे हैं, और लॉन्ग टर्म का टारगेट पूछ रहे हैं, आपका क्या है? नहीं, मुझे लगता है देखिए लॉन्ग टर्म का टारगेट तो 5,500 5,800 भी हो सकता है, क्योंकि ये कंपनी में सबसे अच्छी बात क्या है कि रूरल मार्केट में जो भी ग्रोथ आएगा वो इसको जरूर मिलेगा, और अभी रूरल मार्केट में रिबाउंड जरूर देखने को मिला है। इस बार बारिश भी अच्छी है, इंटरेस्ट कट भी हो चुका है, जीएसटी काटा है। तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम अगर आप साल सवा साल यहाँ पे रुकते हो तो हीरो मोटर में डेफिनेटली अच्छा तेजी आने की पॉसिबिलिटी है। और टू व्हीलर सेक्टर तो वैसे भी अच्छा काम कर रहा है,
मुझे लगता है बहुत समय के बाद अभी इंडस्ट्री डबल डिजिट में ग्रो कर रही है, तो हीरो मोटर में डेफिनिटली निवेशित रही सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट रिपोर्ट बताने के लिए। और कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? देखिए, जो भी शेयर्स हमने आज बताए रजत, देखिए ये सारे स्टॉक्स में हमारे क्लाइंट्स की पोजीशंस हो सकती है। पर्सनल लेवल पे मेरी कोई पोजीशन इन स्टॉक्स में नहीं है। राइट। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट रिपोर्ट बताने के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। तो